नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो लेखपाल की वैकेंसी आई है, इसी की चर्चा करेंगे। सामान्य विज्ञान आपका एक टॉपिक दिया गया है। इसी टॉपिक में एक सब टॉपिक दिया गया है रक्षा प्रौद्योगिकी, ठीक है? रक्षा प्रौद्योगिकी से सवाल आपसे पूछे जाएँगे। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिफ़ाइन किया है आयोग ने। एक रक्षा प्रौद्योगिकी, दूसरा टॉपिक है आपका जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके अलावा सामान्य विज्ञान है। तो इसके कुछ हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। ये एमसीक्यू सदाबहार हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो अच्छा इसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो कहाँ से करोगे? इसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक? इसके अलावा अगर इसकी टाइप्ड पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो फिर आप हमारे एप्लीकेशन में आ जाइए। वहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप लेखपाल की तैयारी कर ही रहे हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन में आ सकते हैं। वहाँ पर लेखपाल का बैच चल रहा है, तो आप इस बैच से एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, ठीक? चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, कह रहा है कि तेजस ये क्या है भाई? भारत में निर्मित पहला लड़ाकू विमान था या फिर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? मिसाइल तो है नहीं है। मोटर चलित विमान है, ये भी गलत हो जाएगा। तेजस तो लड़ाकू विमान है। सबसे तेज गति से उड़ने वाला वायुयान है, ये भी गलत है। यहाँ पहला सही हो जाएगा। भारत में निर्मित ये पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। तेजस के बारे में 3-4 बातें याद रखो, चूंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना? और यहाँ से सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने लिखा तेजस, गौर करना। तेजस, ये तेजस है क्या वास्तव में? ये जो तेजस है, ये भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। स्वदेशी लड़ाकू विमान, ठीक? इसे एक ये जो तेजस है, एलएसी है ये, सॉरी एलएसी नहीं, एलसीए। एलसीए का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसे कहते हैं लाइट, याद रखो, इसे कहते हैं लाइट। सी फॉर हो जाएगा कॉम्बैट, कॉम्बैट। ए फॉर हो जाएगा एयरक्राफ्ट, ठीक है? तो तेजस वास्तव में एक एलसीए है, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और ये जो तेजस है 4.5 पीढ़ी का है। 4.5 पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान है। इसका सबसे उन्नत संस्करण कौन सा है, क्या बता सकते हो? आप जब एचएएल की साइट में जाओगे तो इसका सबसे उन्नत संस्करण वहां पर दिया गया है। इसका भी नाम याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। ऑफिशियल साइट में जाओगे तो आपको मिलेगा एलसीए MK1A। ये इसका सबसे उन्नत संस्करण वहां पर बताया गया है, ठीक? तो ये 3-4 बातें हैं, याद रखो। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ भी याद रखना, डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इनके फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ कौन-कौन सी हैं? जैसे आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, मुझे बताओ डीएमजी का पूरा नाम क्या है? मुझे बताओ एसएमएफडी का पूरा नाम क्या है? मुझे बताओ सीआईटी का पूरा नाम क्या है? डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। डीएमजी का मतलब होता है डिजिटल डिजिटल मैप। जी का मतलब हो जाएगा जनरेटर, जनरेटर। और ये लिखा है एसएमएफडी। एसएमएफडी का मतलब क्या है? एस का मतलब हो जाएगा स्मार्ट, एम फॉर मल्टी, एफ फॉर फंक्शन और डी फॉर डिस्प्ले, यानी एसएमएफडी स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले। और सीआईटी का मतलब क्या हो जाएगा? सी का मतलब हो जाएगा कंबाइंड, कंबाइंड। आई फॉर क्या होगा? आई फॉर होगा इंटेरोगेटर, इंटेरोगेटर। और टी फॉर हो जाएगा ट्रांसपोर्टर, ठीक है? तो डीएमजी डिजिटल मैप जनरेटर, एसएमएफटी स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, सीआईटी कंबाइंड इंटेरोगेटर ट्रांसपोर्टर। ये कुछ फुल फॉर्म है, याद रखो, डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित। यहाँ पर आओ वास्तव में। क्वेश्चन पहले का तो हो जाएगा ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। सेकंड कह रहा है कि तकनीकी युक्ति जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में ये कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ो और बताओ कि कौन सा सही है। आपसे कहा गया है कौन सा एक सही है, ये पूछा है ना? एक ये जो नेत्र है, ये एक ऐसी युक्ति है जो एक अंधे व्यक्ति को पढ़ने में सुविधा प्रदान करती है। नहीं भाई, नेत्र ये नहीं है। ये एक ऐसी युक्ति है जिससे सेना को सर्वेक्षण करने की सुविधा मिलती है। क्या ये सही है? सेना को सर्वेक्षण करने की सुविधा मिलती है। हाँ, ये तो ठीक है। सेना के सर्वेक्षण के लिए है नेत्र। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है, ठीक है? और फिर आगे लिखा है, यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है।
क्या ये 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है? आओ जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने लिखा NETRA, नेत्र। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसका विकास किसने किया? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ के बारे में आप सबको पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो नेत्र है, दरअसल ये भारतीय है। भारतीय के साथ साथ ये हल्का भी है वजन में। तो भारतीय भी है, हल्का भी है क्या ये है यूएवी। यूएवी मतलब मानव रहित, हिंदी में कहते हैं मानव रहित। ए फॉर मतलब हो जाएगा एयर यानी कि हवाई, है ना? और वी फॉर हो जाएगा व्हीकल यानी कि वाहन। तो ये मानव रहित हवाई वाहन है। इसका आमतौर पर इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग होता है निगरानी में। निगरानी में, या फिर हम कहें निगरानी मतलब सर्विलांस में, या फिर टोही अभियान। टोही अभियान में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये बनता है कि मुझे बताओ इसका निर्माण काहे से हुआ है? चूंकि हल्का है ये, यहाँ पर मैंने लिखा है भारतीय है, दूसरा हल्का है। इसका निर्माण हुआ है कार्बन फाइबर से। कार्बन फाइबर कंपोजिट। कार्बन फाइबर कंपोजिट से ये निर्मित हुआ है। इसकी क्षमता क्या है, बता सकते हो आप? इसकी जो टोटल क्षमता है, लगभग लगभग ये 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी सेवा सीमा 300 मीटर हाइट तक ये उड़ सकता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो नेत्र के बारे में इतनी जानकारियां याद रखो। अब वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, तीसरे नंबर में। थर्ड कह रहा है, निम्नलिखित में से पूर्व जो राष्ट्रपति हैं हमारे अब्दुल कलाम साहब, अब तो नहीं है, कौन सा लड़ाकू विमान इन्होंने उड़ाया था? इन्होंने उड़ाया था F-16, नहीं गलत है। Mi-30 भी गलत है, जगुआर भी गलत है, सुखोई उड़ाया था इन्होंने। ठीक है, सुखोई। आओ जरा समझते हैं इनके बारे में। देखो, मैं बात कर रहा हूँ एपीजे कलाम साहब की। एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। अच्छा, एपी जो जो कलाम साहब थे, ये पहले राष्ट्रपति बने हैं। पहले राष्ट्रपति, इस मुद्दे पर पहले राष्ट्रपति बने हैं। याद रखो, लड़ाकू विमान उड़ाने वाले। लड़ाकू विमान में सफर करने वाले। सफर करने वाले ये पहले प्रेसिडेंट हैं हमारे अब्दुल कलाम साहब। और इन्होंने, क्या बता सकते हो, ये जो उड़ान भरी थी ये कहाँ से भरी थी? ये पुणे से भरी थी। पुणे से। पुणे में एक जगह है लोहे गांव। तो लोहे गांव से इन्होंने उड़ान भरी। और जिस विमान में उड़ान भरी थी, ये रूस निर्मित है। रूस निर्मित सुखोई। ठीक है। अच्छा, यहीं पर कुछ 5G जेट हैं, इनके नाम भी याद रखना, चूंकि ये चर्चा में मुद्दा रहता है और आपके एग्जाम में डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित एग्जाम क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। रूस का जो एक विमान है 5G वाला, SU-57, SU-57, क्या बता सकते हो चीन का? चीन का है चेंगडू। चेंगडू J-20। और इसके अलावा अमेरिका का, अमेरिका ये है F-35। ठीक है। इनके नाम याद रखो, कहाँ का कौन सा है। देश पूछे जा सकते हैं ऐसे मैच कराने के लिए, एक तरफ देश दे देगा और दूसरी तरफ विमान दे देगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ जाओ। चौथा कह रहा है कि ये विकल्प दिए हैं, बताओ भाई इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है? अर्जुन क्या है, फाल्कन क्या है, सारस क्या है, ऑपरेशन सीबर्ड क्या है? इसके आधार पर आपको मैच कराना है। तो सबसे पहले, अर्जुन वास्तव में है क्या? ये स्वदेश निर्मित प्रमुख युद्ध टैंक है। क्या ये सही है? हाँ, ये तो ठीक है। फाल्कन क्या है? रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल है। दरअसल ये जो फाल्कन है, ये रूस नहीं अमेरिका होगा यहाँ। ये गलत हो जाएगा। सारस स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री वायुयान है, ये भी ठीक है। ऑपरेशन सीबर्ड क्या है? ये कारवार में भारतीय नौसेना का नया हवाई अड्डा है, ये भी ठीक है। बी पार्ट गलत होगा। अब यहाँ पर आओ, कुछ चीजें हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं, है ना? सबसे पहले आ जाओ अर्जुन के पास। अर्जुन, भीष्म, कुछ ऐसे ही नाम रखे जाते हैं टैंकों के। ठीक है, टैंकों के नाम ऐसे नहीं रखे जाते, मारुति सुजुकी, ऐसे नहीं। तो अर्जुन में आ जाओ जरा। ये क्या है? आप बताओगे, ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित, स्वदेशी तकनीक से निर्मित एक टैंक है। अब ये जो टैंक है, इसका विकास किया किसने? आंसर वही होगा, डीआरडीओ। इसकी स्थापना याद रखना, 1958। 1958, 1958।
ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसलिए याद रखो, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, अर्जुन के बारे में एक बात और याद रखना, ये जब टैंक चलता है, तो इसके ऊपर एक तोप लगाई जाती है। तोप लगाई जाती है दुश्मनों को ऐसी की तैसी करने के लिए। तो इसके ऊपर तोप लगाई जाती है, इस तोप का नाम क्या है? इस तोप का नाम है भीष्म, यानी अर्जुन भीष्म को अपने ऊपर बिठा के चल रहे हैं, कुछ ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है? ये टैंक है और ये इसमें तोप लगा दी भीष्म। तो तो ख़ैर जैसे भी आप याद कर सकते हो भीष्म, इसमें तोप लगाई गई है और टैंक का नाम है अर्जुन। विकास किसने किया? डीआरडीओ और ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित एक टैंक है, ठीक? अब यहाँ पर आ जाओ ज़रा, हम सारस के बारे में बात कर लें। ये ऑप्शन में सारस भी दिया था। ये क्या है? ये दरअसल एक विमान है। कैसा विमान है? लड़ाकू विमान है या परिवहन है? आप बताओगे ये परिवहन विमान है। यात्रियों को, कार्गो को इधर से उधर ले जाता है। अच्छा, कहीं से खरीदा है क्या? ना, स्वदेशी है, स्वदेशी विमान है। तो इसका एक संस्करण है जिसको कहते हैं सारस टीटी 1N। आपसे पूछिए किसका संस्करण है? ये इसी का है, विमान का, जो परिवहन विमान है, ठीक है? और इसने जो पहली उड़ान भरी थी, वो भरी थी बंगलुरु से। बंगलुरु से पहली उड़ान भरी थी। तो ये कुछ बातें हैं, याद रखो। अच्छा, मुझे एक बात और बता दो सारस के बारे में। क्या मुझे बता सकते हो इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? और इसका विकास किसने किया था? जैसे अर्जुन का तो विकास डीआरडीओ ने किया, तो सारस का डिज़ाइन और विकास किसने तैयार किया था? इसका जो डिज़ाइन किया था, वो किया था सीएसआईआर। सीएसआईआर और सीएसआईआर की दरअसल राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला है, उसी ने इसका विकास किया था, ठीक है? और आगे बढ़ो, एक ऑपरेशन दिया था आपके ऑप्शन में, नाम है ऑपरेशन सी बर्ड। ऑपरेशन सी बर्ड, ये क्या है भाई? ये एक नौसैनिक अड्डा है, नौसैनिक अड्डा। ये नौसैनिक अड्डा कहाँ पे है? आप भारत में यहाँ पर आओ जरा। ये रहा तमिलनाडु, ये रहा केरल, ये है ऊपर गुजरात और यहाँ पर है पूरा गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहीं गोवा और ये रहा कर्नाटक। कर्नाटक में आओगे जब, आप जब कर्नाटका में आओगे, तो एक यहाँ पर जिला है, इसका नाम है उत्तर कन्नड़। कर्नाटका में उत्तर कन्नड़ जिला है। यहीं पर एक जगह आपको मिलेगी कारवार, ठीक है? और ये जो नौसैनिक हवाई अड्डा है, ये यहीं पर है, कारवार में। एक ऑप्शन आपको और दिया था फाल्कन। ये जो फाल्कन है, इसका विकास किया है अमेरिका ने। सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, वापस आओ ज़रा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कौन-सा सुमेलित नहीं है? अर्जुन स्वदेशी टैंक है, बिल्कुल सुमेलित है। फाल्कन रूस द्वारा नहीं, ये गलत हो जाएगा। सारस यात्री विमान है, ये भी सही है। ऑपरेशन सीबर्ड, ये कारवार में भारतीय नौसेना का एक अड्डा है, ये भी ठीक है, ये गलत होगा। चलो भाई, इंद्र भगवान के पास आओ, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इंद्र क्या है? इंद्र तो भगवान है, ऐसा मत सोचना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं तो आप सोचो इंद्र तो भगवान है, हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा है कि एक देवता 33 कोटि के देवता थे, तो उसमें से एक इंद्र भगवान है ना? तो इसके आधार पर आप ऑप्शन को तलाशने लगो, गलत हो जाएगा। इंद्र क्या है? ये प्रक्षेपास्त्र है, चालक रहित विमान है, रडार है या फिर टैंक है? ये वास्तव में इंद्र एक रडार है, रडार। सी पार्ट इसका आंसर सही होगा, लेकिन यहाँ पर आओ ज़रा, मैं कुछ आपको रडार बताता हूँ। हालाँकि जब हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे लेखपाल के बैच में, ठीक? तो सबसे पहले यहाँ पर आओ, इंद्र वास्तव में क्या है? इंद्र है रडार। अगर हम आपसे भारतीय डॉपलर रडार के बारे में पूछें, मुझे बताओ भारतीय डॉपलर रडार कुछ बता सकते हो कि कौन-कौन है? एक तो आ गया इंद्र, ये भारतीय डॉपलर रडार ही है, इंद्र 1। दूसरा इंद्र 2, उनकी क्या खूबियाँ हैं, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा रडार कौन-सा है? ये है राजेंद्र रडार, राजेंद्र रडार। चौथा कौन-सा है? रोहिणी का नाम आपने सुना होगा, ये भी रडार है। पाँचवाँ रेवती, ये भी रडार है। एक रडार और याद रखना, वारिणी, ये भी रडार है। ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे इंद्र पूछ लिया था एग्ज़ाम में, इस एमसीक्यूज़ श्रृंखला में, आपसे रोहिणी पूछ सकता है। एक रडार और याद रखो, इसका नाम है अश्लेषा, अश्लेषा और स्वाति। ये सारे के सारे भारतीय डॉपलर रडार हैं, ठीक है? तो यहाँ सी पार्ट सही होगा।
और आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। 6 कह रहा है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, ये तो सिंपल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, इसका निर्माण किसने-किसने किया है? तो भारत और अमेरिका तो गलत है, भारत और रूस सही होगा, ठीक है? इसमें 2-3 फैक्ट और याद रखना, ब्रह्मोस से मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मोस की। इसमें संधि विच्छेद कर दो। ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्र और मोस मतलब मोसकावा। ब्रह्मपुत्र और साथ ही साथ मोस मतलब मोसकावा। ये दरअसल नदी है रूस की, ठीक है? और ये नदी है भारत की। तो इन्हीं दोनों को मिला के एक नया नाम सृजित किया गया, ब्रह्मोस, और इसी नाम से मिसाइल बनाई जाती हैं। अभी आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें बड़ी तबाही मचाई थी इन मिसाइलों ने, है ना? तो ये जो मिसाइलें हैं, वास्तव में ये हैं कैसी? ऐसे भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कैटेगरी बताओ, श्रेणी बताओ। आप बताओगे सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। उनकी स्पीड क्या होती है, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो ये तो है सुपरसोनिक, सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, ठीक है? अच्छा, ब्रह्मोस के बारे में जो समझौता हुआ था, किसके-किसके मध्य हुआ होगा बताओ भाई? ये हुआ होगा भारत के मध्य और रूस के मध्य। अच्छा ठीक है, भारत के मध्य हुआ था और रूस के मध्य हुआ था। भारत की तरफ से कौन था? डीआरडीओ। और रूस की तरफ से कौन था? एनपीओ, मशीनो नास्त्रो कंपनी एक है, उसने समझौता किया था, एनपीओ। और ये जो समझौता हुआ था 1998, 1998 में ये समझौता हुआ था, ठीक है? और फिर इसके बाद ब्रह्मोस का जो पहला सफल परीक्षण है, पहला सफल परीक्षण, ये हुआ था 2001 में। 1998 में समझौता हुआ, पहला सफल परीक्षण 2001 में हुआ, ठीक है? और एक खास बात, स्टेटमेंट बना के ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि क्या ब्रह्मोस को केवल लड़ाकू विमान से प्रक्षेपित किया जा सकता है? या क्या केवल इसको हवा से मारा जा सकता है? इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। कैसी है, सतह से सतह में मार करने वाली है, हवा से सतह में मार करने वाली है, इस श्रेणी की है ये, याद रखो। इसमें अगर अगर आप इसे प्रक्षेपित कर रहे हैं या हमारी सेना इसे प्रक्षेपित कर रही है, तो वो कहीं से भी कर सकती है, कहीं से भी इसे इसका प्रक्षेपण किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखो, बाकी हम लोग डिटेल में कवर कर ही रहे हैं। चलो भाई, आ जाओ। यहाँ से केवल और केवल आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? चूँकि लेखपाल में आपको 1 सीट लेनी है 8000 में, आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं। अगर आपने छोड़ दिया, तो फिर हाँ, काफ़ी लोग आगे निकल जाएँगे। इसलिए लगातार हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्ध टैंक का नाम क्या है? T-90S क्या है भाई? आओ ज़रा, यहाँ पर थोड़ी-सी बातें और चर्चा करते हैं हम आपसे। मैंने लिखा T-90। ये जो T-90 है, इसे कहा जाता है भीष्म। भीष्म यानी जो भी टैंक है, वो देख पा रहे हो? कहीं अर्जुन के नाम से है ना? कहीं भीष्म के नाम से है। इस प्रकार के टैंकों के नाम हैं। एक आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि अगर भीष्म या अर्जुन टाइप के शब्द आ गए, तो फिर क्या होगा वो? टैंक होगी, मिसाइल होगा। हम लोग इसको क्लासिफ़ाई करके भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। T-90 है, ये भीष्म है। अच्छा मुझे बताओ ये कौन-सी पीढ़ी के हैं? ये हैं तृतीय पीढ़ी के। तृतीय पीढ़ी के ये युद्धक टैंक हैं। युद्धक टैंक यानी युद्ध वाले टैंक हैं, ठीक? और ये जो भीष्म टैंक है, इसमें जो उपकरण लगे हैं, ये वास्तव में रूसी उपकरणों के माध्यम से इसे तैयार किया गया था। सवाल ये है कि कहाँ बना? ये बना चेन्नई में। चेन्नई में इसका निर्माण किया गया। चेन्नई में कहाँ पर किया गया? चेन्नई में एक फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, नाम है अवाडी, अवाडी फैक्ट्री, ठीक है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, आपने कई सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का नाम सुना होगा, जैसे ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री जो शाहजहाँपुर में है, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री जो कानपुर में है, कई सारी स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री वगैरह। तो हालाँकि इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफेंस में ये भी आता है, ठीक है? वापस आओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 7th में। 7th में सही हो जाएगा भीष्म। अब आ जाओ 8वें में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सूची 1 और सूची 2 को मिलाओ और बताओ भाई, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पृथ्वी है, त्रिशूल है, पिनाका है, निशांत है।
और इधर दिया है कि पृथ्वी बहु-नाली राष्ट्रीय प्रणाली है या फिर त्रिशूल युद्ध क्षेत्र निरीक्षण के लिए दूरस्थ चालित यान है, पिनाका है सतह से सतह पर प्रक्षेपा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है या फिर निशांत, ये सतह से वायु मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इस प्रकार के आपको स्टेटमेंट दिए हैं। आओ ज़रा एक-एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं 2 बातें और आपसे चर्चा कर लूँ। ये T-90 भीष्म के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर आओ, कर्ण को और अर्जुन को और समझ लो। कर्ण को और अर्जुन को ये सारे के सारे एक ही खानदान से थे लगभग-लगभग। कर्ण महोदय को समझ लो, ये कौन है? ये भी टैंक हैं, ठीक है? मतलब कर्ण के नाम से एक टैंक है, जिसे भी डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये टैंक है और डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। इसका अगर आधिकारिक नाम पूछे कर्ण का, आधिकारिक नाम, क्या बताओगे आप? इसका आधिकारिक नाम है टैंक ईएक्स। अच्छा यहाँ पर आओ, अर्जुन। अर्जुन तो मैंने अभी आपको बताया था। दरअसल ये स्वदेश निर्मित स्वदेश निर्मित या हम कहें स्वदेशी तकनीक से लिख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्वदेशी तकनीक से निर्मित टैंक है, ठीक? और किसने विकसित किया? मैंने आपको पीछे बताया था, डीआरडीओ ने। लगातार इनका रिवीजन करते रहो। अच्छा, इसका जब विकास हो रहा था, जब इसका विकास किया गया था, तो उस विकास में किसका नेतृत्व हुआ था? यानी किसके मार्गदर्शन में इसका विकास किया गया था? कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नेतृत्व में इसका विकास किया गया था। ठीक, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। अच्छा, 8वां तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। जस्ट वेट। वेट, ये यानी कि हमें पृथ्वी के बारे में डिस्कस करना है, त्रिशूल के बारे में करना है, पिनाका और निशांत। आओ जरा। सबसे पहले हम उठाते हैं पृथ्वी को। ये पृथ्वी क्या है? जियोग्राफी में देखोगे तो पृथ्वी तो ज्वाइड आकार है इसका और हम लोग रहते हैं इसके ऊपर, है ना? जीवन संभव है यहाँ पे। लेकिन अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी में देखोगे तो पृथ्वी कुछ दूसरा अर्थ रखती है। सबसे पहले तो एक प्रोग्राम के बारे में याद रखो। प्रोग्राम है आईजीएमडीपी। इस प्रोग्राम को याद रखना क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसका सबसे पहले तो पूरा नाम याद रखो। आईजी मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड। आई मतलब इंटीग्रेटेड। जी मतलब क्या हो जाएगा? गाइडेड। एम मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड। एम फॉर हो जाएगा मिसाइल। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल। डीपी मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म याद रखना। आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सवाल ये है कि भाई इसके तहत होता क्या है? ये प्रोग्राम काहे शुरू किया गया? इसके तहत कौन सी घटनाएं घटती हैं? इसके तहत होता यह है कि सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें बनाई जाती हैं। अर्थात इसके अंतर्गत मिसाइलें बनती हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। सवाल ये आया कि मिसाइलें कैसे बनेंगी? इसी का मतलब अ, कुछ ऐसी मिसाइलें होती हैं जो हम अपनी पृथ्वी से लॉन्च करते हैं और वो हवा में मार देती हैं। कुछ ऐसी मिसाइलें होती हैं हमारा हेलीकॉप्टर लेके जा रहा होता है और नीचे मार देता है। नीचे दुश्मन बैठा है, मार दिया, यानी हवा से सतह में मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली। कुछ ऐसी मिसाइलें होती हैं कि ये विमान जा रहा है, यहीं से एक मिसाइल निकली और सामने वाले दुश्मन को लग गई जाके, तो हवा से हवा में मार करने वाली। तो ये जो आईजीएमडीपी है, इस मिशन के अंतर्गत कौन-सी मिसाइलें बनाई जाती हैं, किस श्रेणी की? इस मिशन के अंतर्गत मिसाइलें बनाई जाती हैं एस टू एस, यानी कि सरफेस टू सरफेस, यानी कि सतह से सतह, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइलें बनाई जाती हैं। ठीक है। एक सवाल और पूछा जाता है कि भाई ये जो पूरा मिशन है, इसमें मिसाइलें तो बनाई जाती हैं, लेकिन कैसी मिसाइलें? एसआरबीएम। ठीक है। एसआरबीएम का मतलब है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये पूरा कार्यक्रम शुरू कब हुआ? 1983 1983 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। याद रखिएगा, सवाल पूछे जाते हैं। अब आ जाओ एक-एक करके जो ऑप्शन दिए थे आपके, उनको चेक करते हैं जरा। पृथ्वी को ले लो, फिर हम बात करेंगे आपसे त्रिशूल की, इसके बाद और भी कई सारी हैं जैसे पिनाका, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम निशांत की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आओ, सबसे पहले पृथ्वी। ये कैसी है? ये है सतह से सतह में, सतह से सतह में मार करने वाली है। त्रिशूल कैसा है? त्रिशूल है सतह से हवा में मार करने वाला। पिनाका कैसा है? पिनाका दरअसल इसको आप कह सकते हो
कि ये मल्टी बैरल है, मल्टी बैरल है, ठीक है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, रॉकेट लॉन्च सिस्टम है और थल सेना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसे डीआरडीओ ने बनाया था। डीआरडीओ 1958 में बना है, बिल्कुल रट लीजिए, सवाल देखने को मिल सकता है। पिनाका ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है और 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और डीआरडीओ ने ही इसे बनाया है। अब आ जाओ निशांत के पास, ये क्या है? ये दरअसल टोह लेता है। टोह लेने का मतलब क्या है? ये पर्यवेक्षण करता है, मतलब निगरानी करता है। ये पर्यवेक्षण करता है। तो युद्ध क्षेत्र में ये पहले पर्यवेक्षण करता होगा, ठीक है? इसका जो प्रारंभिक नाम है, प्रारंभिक नाम यानी इसे पहले कहा जाता था फाल्कन, फाल्कन। और निशांत का जो अत्याधुनिक वर्जन आया है, इसे कहा जाता है पंछी, ठीक है? वापस आओ जरा। अब इसी आधार पर आप मैच कराओ, ये ऑप्शंस दिए हैं। पृथ्वी, युद्ध क्षेत्र में ये तो गलत हो जाएगा, सतह से सतह में मार करती है पृथ्वी, तीसरा होगा। यहाँ पर आओ, त्रिशूल दिया है, ये सतह से हवा में मार करना होता है, तो दूसरे का हो जाएगा चौथा, ठीक? पिनाका, ये मैंने आपको कहा था मल्टी है ये, है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा पहला। बहु बहु प्रणाली राष्ट्रीय रॉकेट प्रणाली है ये। और निशांत क्या है? निशांत ये निरीक्षण के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरा। अच्छा, यहाँ कूट नहीं दिए, मुझे लग रहा है टाइपिंग एरर हो गई है। यहाँ कूट देने चाहिए थे। चलो, इसी आधार पर आप मैच करा लो, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में कह रहा है कि ऑपरेशन शक्ति 98, ये नाम मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पोखरण में 1998 में परमाणु अभियान का मतलब है, या फिर भारतीय वायुसेना के SU-30 विमानों के द्वारा किए गए युद्धाभ्यास, ये नहीं है। ऑपरेशन 98 मतलब 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था, ये वही है। देखो, यहाँ से दो बातें याद रखना। मैं बात कर रहा हूँ परमाणु परीक्षण की। जब आप परमाणु परीक्षण के बारे में बात करते हैं, तो 2 ईयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। एक तो 1974, इस समय जो परमाणु परीक्षण किया गया था, इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। यानी स्माइलिंग बुद्धा का सीधा सा मतलब है भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। और मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे बगल में था पाकिस्तान, है ना? वो नालायक हमेशा लड़ने के लिए तैयार। और दूसरा चाइना भी, 1974 है ना, चाइना का भी अटैक हो चुका था। तो हमारे पास जब परमाणु बम आया, तो राजनीति में ये छवि आई कि महात्मा बुद्ध अब मुस्कुराए हैं, कि बेटा ऐसे तो तुम शांति नहीं लाओगे, बुद्ध भगवान वैसे भी शांति के प्रतीक हैं। और जब बुद्ध मुस्कुरा दिए, तो इसका मतलब क्या है? हमारे हाथ में भी हथगोला है, अब बच के रहियो। तो बुद्ध मुस्कुरा दिए जब ये परीक्षण हुआ। इसके बाद एक ईयर और याद रखना है, 1998, 1998। उस समय जो परीक्षण हुआ था, उसे कहा गया ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति 98, याद रखो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9th में आओ, ए पार्ट सही होगा। अब देखो 10 नंबर, अग्नि, इसका नाम जुड़ा हुआ है, अग्नि काहे से जुड़ा है? अग्नि वो नहीं है, आग। जैसे आप सर्दियां हैं इस समय, तो आप आग अलाव वगैरह जला के तापते होंगे, या फिर आपने वैदिक सभ्यता पढ़ रहे होंगे लगातार हमारी क्लासेस से, तो वहां पर आपने देखा होगा यज्ञ वगैरह में आग जलाते थे। तो वो यज्ञ, वो अग्नि नहीं है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में अग्नि का मतलब अलग हो गया। आग से लड़ने वाली मशीन है ये? नहीं, गलत है। ये क्या युद्ध टैंक है? क्वेश्चन नंबर 10वें का जो सही उत्तर होना चाहिए, वो बी भी नहीं होगा। तो सी क्या होगा इसका सही उत्तर? अग्नि क्या है? हवाई जहाज है? नहीं भाई। अग्नि क्या है? भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल है। हाँ, यही ठीक है ना? अग्नि के कई सारे वेरिएंट भी आए हैं, वर्जन भी आए हैं। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगातार इनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। अब तो अग्नि को इंटरकॉन्टिनेंटल कहा जाने लगा है। चलो भाई, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। हंसा 2 क्या है? ये किसका नाम है? एक उपग्रह है, प्रशिक्षण यान है, पनडुब्बी है, या फिर प्रक्षेपास्त्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आओ जरा समझते हैं। ये लिखा मैंने, हंसा 2। हंसा 2, दरअसल ये जो हंसा 2 है, ये एक विमान है। विमान भी कई प्रकार के होते हैं, यात्री को ले जाने वाले विमान होते हैं, प्रशिक्षण विमान होते हैं। तो ये कैसा विमान है? ये वास्तव में प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण विमान। प्रशिक्षण विमान की खासियत ये होती है
कि इसमें 2 सीटें तो होती ही हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रेन्ड पायलट बैठेगा और एक बैठेगा नौसिखिया जिसे सिखाना है। तो इसमें 2 सीटें तो होगी ही होंगी, यानी प्रशिक्षण विमान इसमें 2 सीटें हैं। हंसा 2 की हम बात कर रहे हैं। 2 सीटों वाला एक प्रशिक्षण विमान है, ठीक है? एक हंसा 3 भी है, हंसा 3। क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो हंसा 3 है इसका विकास किसने किया? कंपनी का नाम बताओ, विकास और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? ये किया सीएसआईआर ने, सीएसआईआर, एनएएल इसने इसका विकास किया है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन सभी संस्थानों के बारे में आपको डीप में जानना होगा, थोड़ी-थोड़ी बातें कि मुख्यालय कहाँ है ना? कि इनकी स्थापना की कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1942 में सीएसआईआर की, ठीक? तो ये बातें याद रखो। वापस आ जाओ, क्वेश्चन में हंसा 2 पूछा गया था, तो ये उपग्रह तो है नहीं, ये प्रशिक्षण यान है, ठीक है? बी पार्ट इसमें सही होगा। और आगे बढ़ो ज़रा, 12 में आ जाओ। कौन-सा मिसाइल नहीं है? अग्नि तो है, आकाश भी है, पिनाका, नाग भी है। पिनाका सही होगा, सी पार्ट। दरअसल ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और पिनाका आपको पता होगा, अगर आप थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं अध्यात्म से, कथा कहानियों से पौराणिक, तो भगवान शंकर के धनुष को भी पिनाका कहा गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्षमता का निर्माता कौन कहलाता है? भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल, तो कलाम साहब का नाम आएगा इसमें, अब्दुल कलाम साहब। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन-सी है? टैंक प्रतिरोधी मिसाइल पूछ रहा है। नाग है, नाग। यही है टैंक प्रतिरोधी मिसाइल। दागो और भूल जाओ। और आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 16 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? भारतीय नौसेना की पनडुब्बी पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिए हैं आईएनएस विराट, आईएनएस सिंधुरक्षक, आईएनएस राजाली, आईएनएस विक्रांत। जरा इन सारे ऑप्शंस को उठा लो और यहाँ पर चलते हैं मिनी बोर्ड में। ये मैंने लिखा आईएनएस विराट, यहाँ लिखा आईएनएस। ये आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ये लिखा मैंने विराट, फिर मैंने एक और लिखा आईएनएस सिंधुरक्षक, आईएनएस सिंधुरक्षक, एक मैंने लिखा आईएनएस राजाली और एक मैंने और लिख दिया आईएनएस विक्रांत। अब इसमें बताओ मुझे, विराट क्या है? विराट है विमान वाहक पोत, विमान वाहक पोत। सिंधु रक्षक क्या है? आईएनएस सिंधु रक्षक है, ये पनडुब्बी है, पनडुब्बी। याद रखना पूछी जाती है, ठीक है? और ये जो पनडुब्बी है, ये वास्तव में रूसी पनडुब्बी है। यहाँ पर आओ जरा, आईएनएस राजाली क्या है? राजाली ये वास्तव में हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा। ये नौसेना का हवाई अड्डा है और ये तमिलनाडु में है, याद रखना। आईएनएस विक्रांत क्या है? विक्रांत ये भी विमान वाहक पोत है, विमान वाहक पोत। तो आईएनएस से कंफ्यूज मत होना कि सब में आईएनएस लगा है तो सारे के सारे पनडुब्बियां हो जाएंगे, नहीं। विराट है पोत जो जो हवाई जहाजों को ले जाता है, और विक्रांत भी विमान वाहक पोत है। राजाली ये हवाई अड्डा है और सिंधु रक्षक ये पनडुब्बी है, ठीक है? यही पूछ रहा था आपसे कि बताओ इसमें पनडुब्बी कौन है, और सिंधु रक्षक बता दो, ठीक? बी पार्ट। और आगे बढ़ो जरा, 17 में आओ। बराक 8 मिसाइल ये किस देश के सहयोग से भारत विकसित कर रहा है? तो इसमें रूस का तो है नहीं, रूस का तो ब्रह्मोस है, अमेरिका भी नहीं है, इज़राइल होगा। बराक 8। अब यहाँ पर आओ, मैं आपको 3 शब्दावलियाँ बताता हूँ, बराक 8 के संबंध में। दरअसल ये जो बराक 8 है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ याद रखो। LRSAM क्या होता है? और इसके अलावा MRSAM ये क्या होता है? और इसके अलावा बराक 8 में इसका किसका सहयोग रहा? ये जो बराक मिसाइलें हैं, LR मतलब लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, सैम मतलब सरफेस टू एयर। लिख लो जरा, ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में भी आती है, सरफेस टू एयर मिसाइल। दूसरा, ये MR मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में भी आपके सामने होगी। इसका किसका सहयोग है ब्राकेट बनाने में? तो ये है भारत का सहयोग और साथ ही साथ इजराइल का सहयोग।
भारत और इज़राइल के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। तो यही आपसे पूछ रहा था कि विकसित करने में कौन से देशों ने सहयोग दिया है? भारत के साथ इज़राइल। 18 में आ जाओ ज़रा। 18 निम्नलिखित में से कौन-सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा संचालित पनडुब्बी है? अब ऐसे भी सवाल पूछे जाएँगे आपसे कि पनडुब्बियाँ तो ये हैं, लेकिन इनमें से कौन-सी पनडुब्बी है जो नाभिकीय ऊर्जा से चलती है? शल्की है, सिंधुवीर है, शिशुमार है या फिर चक्र है? आओ ज़रा इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। हालाँकि जब हम पनडुब्बियाँ पढ़ेंगे, पूरी कैटेगरी वाइज़ पढ़ेंगे, अलग-अलग कि कौन है जो डीज़ल इलेक्ट्रिक से चलती है, कौन है जो परमाणु संपन्न पनडुब्बी है। तो ख़ैर, मैं आपको लिए चलता हूँ पनडुब्बी। कौन-कौन सी पनडुब्बियाँ हैं? देखो, सबसे पहले जो ऑप्शन दिए थे मैं केवल और केवल आपसे ऑप्शन डिस्कस करूँगा। एक ऑप्शन दिया है आईएनएस शल्की, शकली नहीं आईएनएस शल्की। एक तो ये पनडुब्बी हो गई आईएनएस शल्की। एक पनडुब्बी आपके ऑप्शन में दी गई है आईएनएस सिंधुवीर। सिंधुवीर, जस्ट वेट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आईएनएस शल्की है, सिंधुवीर है, शिशुमार है और चक्र है। हाँ, ठीक है। देखो, एक पनडुब्बी दी है आईएनएस शिशुमार, आईएनएस शिशुमार और एक पनडुब्बी कौन दी है? आईएनएस चक्र। ये 4 हैं। सवाल ये बना कि भाई आईएनएस शल्की ये कैसी है? ये जो आईएनएस शल्की है ये एक श्रेणी है, हम सारी श्रेणियों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक श्रेणी है शिशुमार। ये दरअसल शिशुमार श्रेणी की पनडुब्बी है लेकिन ये है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। अच्छा आईएनएस सिंधुवीर ये किलो श्रेणी की है और ये जो पनडुब्बी है ये भी डीजल इलेक्ट्रिक है। अच्छा आ जाओ आईएनएस शिशुमार में। ये तो शिशुमार श्रेणी की होगी, है ना? ये शिशुमार श्रेणी की है। और इसकी ख़ासियत क्या है? इसकी ख़ासियत ये है कि ये भी डीज़ल इलेक्ट्रिक की है। अब आ जाओ आईएनएस चक्र में। आईएनएस चक्र ये परमाणु संपन्न है। परमाणु जस्ट वेट ये परमाणु संपन्न है, ठीक है? तो यहाँ पर आओ, आपसे यही पूछा था कि मुझे बताओ परमाणु संपन्न कौन है? परमाणु संपन्न का मतलब नाभिकीय ऊर्जा वाली, तो चक्र हो जाएगा, डी पार्ट। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं। हम आपको लिए चलते हैं 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अग्नि 5 मिसाइल के विषय में ये तथ्य दिए हैं, कौन-सा तथ्य सही नहीं है? इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है क्या? फिर कह रहा है प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक की है क्या? फिर कह रहा है यह दुश्मनों के रडार की पहुँच से बाहर है क्या? फिर कह रहा है यह पूर्णतया स्वदेशी नहीं है, ऐसा है क्या? और कह रहा है कौन-सा सही नहीं है? ये पूछा है आपसे। जस्ट वेट इसमें आओ ज़रा समझते हैं थोड़ी बातें। मैं एक बार इसको फिर से पढ़ लूँ। इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। क्या ये सही है? हाँ, ठीक है। कौन-सा सही नहीं है, ये पूछा है ना? इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक की है, तो लगभग 5000 से 6000 किलोमीटर तक की ये मारक क्षमता रखती है। दुश्मनों के रडार से भी बाहर है ना? और पूर्णतया स्वदेशी नहीं है, क्या ये सही है? दरअसल मुझे ये डी पार्ट गलत लग रहा है, क्योंकि अग्नि 5 जो है वो पूरी तरह से स्वदेशी है। 19 का डी गलत हो जाएगा और आपसे यही पूछा था कौन-सा सही नहीं है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी गलत है। इसी को याद रखना। अच्छा ये जो अग्नि श्रेणी की मिसाइलें हैं, ये सारी की सारी जो भी मिसाइलें हैं वो सरफेस टू सरफेस हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली, ये भी याद रखो। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ जरा, 20 नंबर, 20 में क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि अग्नि 5 प्रक्षेपास्त्र के संबंध में ये कथन दिए हैं और इनमें से मुझे बताओ कौन-सा कथन सही है? इसमें कह रहा है कि भाई ये धरातल से धरातल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया था सरफेस टू सरफेस मार करता है। केवल द्रव ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये गलत है। नहीं, यहाँ पर सॉलिड का भी इस्तेमाल होता है और टन ये 1 टन नाभिकीय वॉरहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। याद रखो लगभग-लगभग 1 टन की अगर बात करोगे तो 4000 के आसपास ये फेंक सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 20 का केवल और केवल सही होगा ए पार्ट, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ, 21 में। 21 क्या कह रहा है? भारत में सतह से
वायु में मार करना है, यानी आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से मार करना है वायु में, तो सरफेस टू एयर, ये मिसाइल कौन-सी है? अग्नि, अभी मैंने बताया था सरफेस टू सरफेस है। नाग, ये भी सरफेस टू सरफेस है। ऐसे याद कर लो कि आप भी धरती पे बैठे हो, कोई नाग आया ऐसे-ऐसे घूमते-घूमते और आपसे बोला कि हेलो हाय, क्या हाल है? तो बता दो कि आप धरती पे चल के आए हो, मैं भी धरती पे बैठा हूँ, तो महाराज मेरा कुछ कर नहीं पाओगे आप। तो ये भी सरफेस टू सरफेस है। त्रिशूल, मैंने बताया था कि आप खड़े हो यहाँ और आपके हाथ में है त्रिशूल, खींच के मारा ऊपर की तरफ, तो ये हो गया सरफेस टू एयर, है ना? तो ये हो जाएगा सतह से वायु में, और पृथ्वी भी सरफेस टू सरफेस है। कुछ ऐसी इमेज क्रिएट कर लो, या हम कहें कुछ ऐसी स्टोरीज आप क्रिएट कर लो ताकि एग्जाम हॉल में आप भूलो ना, क्योंकि यहाँ आपको कंफ्यूजन बहुत होगा। सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, बहुत कंफ्यूजन होगा। कुछ इसी प्रकार की आप इमेजिनरी यानी काल्पनिक स्टोरीज बना लो, जैसे मैंने बनाई कि ये मैं हूँ नाग के बारे में, और ये नाग चलते चलते आया, मैं भी धरती पर था यानी सरफेस पर था, और ये नाग भी धरती पर आ रहा था चलते चलते रेंगते रेंगते, और इसने मुझे, मेरे साथ ये, इसने मुझे काट लिया, या फिर जो भी आप स्टोरी बना सकते हो। धरती पर मैं भी हूँ और धरती पर ये भी है, सरफेस में मैं भी हूँ, सरफेस पर ये भी है, और इस प्रकार से आप याद कर लो, नाग है सरफेस टू सरफेस। ऐसे ही आप इसको भी याद कर लो, अग्नि, आग। वैदिक सभ्यता अगर आप पढ़ रहे होंगे लेक्चर्स हमारे, तो वैदिक सभ्यता में मैंने पढ़ाया था कि यज्ञ होता था, ठीक? तो यज्ञ हो रहा है और आग कहाँ जलाई जा रही है? धरती पे, और आग का इस्तेमाल कौन कर रहा है? हम भी। हम कर रहे हैं, तो हम भी कहाँ पर हैं? धरती पर, और आग कहाँ पर है? धरती पर। दोनों, यानी कि अग्नि मिसाइल भी सरफेस टू सरफेस हो गई। अब आ जाओ पृथ्वी की, पृथ्वी कहाँ है? धरती पर है। सॉरी पृथ्वी तो धरती है। तो पृथ्वी ये स्वयं भी धरती है, यानी कि ये तो सरफेस टू सरफेस ये हो ही गया। अब आ जाओ त्रिशूल, तो त्रिशूल को आप एक काल्पनिक अपनी स्टोरी बना लो कि आप हो, आपके हाथ में त्रिशूल है, तो किसी को मारना है फेंक के, तो आप हवा की तरफ उछाल के मारोगे, यानी सरफेस से कहाँ जा रहा है? एयर की तरफ जा रहा है ना? ऐसी स्टोरीज आप बना लीजिए, जैसे भी आप याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखो, आ जाओ 22 में। ये लिखा है C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा है। विश्व का अत्यधिक उन्नत एयर लिफ्टर वायुयान है। ये वायुयान किसके द्वारा बनाया गया? ये सिंपल सा सवाल पूछा है। आपसे पूछा है C-130J हरक्यूलिस विमान विमान ये किसका है? किसने बनाया? इजराइल गलत है, अमेरिकन सही है। अमेरिका। अच्छा, अब सवाल ये आता है भाई, है तो अमेरिका सही, लेकिन इसका निर्माता है कौन? कौन-सी कंपनी है? कंपनी पूछ सकता है आपसे। यहाँ पर आओ, कुछ कंपनियाँ मैं आपको बता देता हूँ। हालाँकि कुछ कंपनियों की लिस्ट हम आपको देंगे, वो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने लिखा लॉकहीड मार्टिन, इसी कंपनी ने इसे बनाया है और ये अमेरिका की कंपनी है। एक कंपनी है बोइंग, ये भी अमेरिका की कंपनी है, डिफेंस के लिए काम करती है। एक कंपनी है दसॉल्ट, रफ़ाल वाली है, यहीं से रफ़ाल खरीदे गए थे, ये फ्रांस की कंपनी है। यूएसी एक कंपनी है, ये रूस की कंपनी है, ठीक है? और क्या पता है आपको? एक कंपनी है जनरल डायनामिक्स, जनरल डायनामिक्स ये भी अमेरिका की कंपनी है, डिफेंस के लिए काम करती है। एक कंपनी है आरटीएक्स कारपोरेशन, कारपोरेशन ये भी अमेरिका की कंपनी है, डिफेंस के लिए काम करती है। तो ये चीज़ें याद रखो। दसॉल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि रफ़ाल काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। लॉकहीड मार्टिन भी इंपॉर्टेंट है, इसने कौन-कौन से लड़ाकू विमान बनाए हैं, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। वापस आओ, लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में क्वेश्चन हम आपको केवल बताएँगे। तो 23 नंबर देखो, अच्छा यहाँ पर उत्तर आपको पता चल गया? अमेरिका। अब आ जाओ 23 में। कह रहा है कि ये जो दिए हैं, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग, पिनाका, फिर से वही सवाल आ गया। बताओ, तो वही स्टोरी ज़रा याद करो। कौन? त्रिशूल है, आप खड़े हो, आपके हाथ में त्रिशूल है, फेंक के मारा ऊपर की तरफ, तो कहाँ से कहाँ गया? सरफेस टू गया एयर, यानी सतह से सतह में मार करने वाला है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सतह से सतह नहीं, सतह से हवा होना चाहिए। अब आ जाओ पृथ्वी में, तो पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी सतह पर ही है ना? थोड़ी कल्पना करो, और सतह से सतह हो जाएगा, तो पृथ्वी भी गलत हो जाएगा। ये सतह से वायु बता रहा है, ये भी गलत है। अब आ जाओ नाग में। नाग, हालाँकि ये टैंक प्रतिरोधक प्रक्षेपास्त्र है। लेकिन नाग को भी मैंने क्या बताया था कि आप ये हो और धरती से ही ये चलता हुआ चला रहा है, और आपसे बोला हेलो कैसे हो? तो यहाँ भी, लेकिन ये तो ठीक है, प्रक्षेपास्त्र है, प्रति टैंक, तो सी पार्ट सही होगा। अच्छा, पिनाका में आ जाओ, ये हल्का वायु युद्ध है, ये भी गलत है, पिनाका। 23 का क्या होगा? 23 का होगा सी पार्ट, कौन सा सही सुमेलित है? नाग।
ठीक है? आगे बढ़ो ज़रा 24 ये लिखा है एडमिरल गोर्शकोव ये क्या है भाई? यहाँ पर आओ। मैंने लिखा एडमिरल एडमिरल गोर्शकोव ये कौन है? दरअसल ये जो एडमिरल गोर्शकोव है, ये एक पोत है। कैसा? विमान वाहक विमान वाहक पोत है। क्या इसका और कुछ नाम है? हाँ, इसे भारत में जब लाया गया तो इसका नाम बदल दिया गया। कहा गया आईएनएस विक्रमादित्य। यही है जो आईएनएस विक्रमादित्य भी कहलाता है। कहाँ का है ये? ये रूस का है। रूस का विमान वाहक पोत है। ठीक है? अब सवाल ये बनता है कि भाई इसका आकार वगैरह तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन एक छोटा-छोटा आइडिया ले लो। विमान वाहक पोत है तो ये काफ़ी बड़ा होगा और भारत का कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा है ये। और इसके अलावा ये नौसेना में शामिल हुआ था। नौसेना में ये शामिल हुआ था 2013 में, 2030 में 13 में। इसका जो आकार है, आकार इतना बड़ा है जैसे कि एक फुटबॉल का मैदान हो। फुटबॉल का जो मैदान है, उसी के मैदान की तरफ की तरह इसका आकार है। ठीक है? विमान वाहक पोत मैंने आपको पीछे बताया था। ज़रा आओ पीछे। एक मैं आपको जस्ट वेट कहाँ पर बताए थे? इंद्र, ब्रह्मोस और परमाणु परीक्षण, हंसा-2 हाँ, यहाँ पर आओ। विक्रांत और विमान वाहक पोत है और साथ ही साथ ये लिखा है विराट। विराट भी विमान वाहक पोत है। अब ये जो विराट विमान वाहक पोत है, ये कहाँ से लिया था भारत ने? देखो, आईएनएस विराट की हम बात कर रहे हैं, आईएनएस विराट। तो यहाँ से एक बात याद रखना, जैसे आपसे पूछे आईएनएस विराट ये कहाँ से लिया? भारत ने कहाँ से खरीदा? तो विराट कोहली वो तो सब जानते होंगे, क्रिकेट मैच वगैरह देखते होंगे। विराट कोहली जब यहाँ मैच खेलते हैं, इसके बाद ये कहाँ भाग जाते हैं अपनी फैमिली के साथ? आम तौर पर ये ब्रिटेन में देखे जाते हैं, ठीक है? तो ये जो विराट है, ये ब्रिटेन से लिया था। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? प्रारंभिक नाम था हेरमीज, आईएनएस हेरमीज, याद रखो। और ये कहाँ का है? ब्रिटेन का। भारत ने ब्रिटेन से खरीदा था, यूनाइटेड किंगडम से। विराट कोहली से याद रखना, ठीक है? वापस आ जाओ। अ, ये तो हो गया 24 का। रूसी नौसेना ये भी गलत है। नौसैनिक विमान वाहक जहाज है, बी पार्ट सही होगा। बी पार्ट ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, 25 में आ जाओ। 25 25 कह रहा है कि प्रक्षेपास्त्र है अस्त्र। ये कैसा है? ये एक स्थल से स्थल फेंका जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। एक स्थल से हवा वाला प्रक्षेपास्त्र है। हवा से हवा वाला है या फिर जल से स्थल वाला है। बताओ भाई अस्त्र कैसा है? यहाँ पर हम आपको लिए चलते हैं अस्त्र के पास। मैं आपको बताता हूँ अस्त्र के बारे में और मैं आपको बताता हूँ एक और है, ये है निर्भय। निर्भय, ठीक है? ये जो अस्त्र है ना, ये है हवा से हवा में मार करने वाला। इसकी स्टोरी पहले आप बनाओ, फिर मैं आपको थ्योरी बैच में इसकी स्टोरीज़ बताता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। निर्भय क्या है? निर्भय ये वास्तव में डीआरडीओ ने इसका विकास किया था, डीआरडीओ ने और ये देश की पहली सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल, ठीक है? ये इसकी पहली सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल है और ये अस्त्र क्या है? ये वास्तव में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। मिसाइल प्रणाली। तो वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। कहाँ मैंने बताया हवा से हवा, है ना? तो सी पार्ट इसका सही होगा। निर्भय भी याद रखना। भारत की पहली सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल कौन-सी है? यही। चलो भाई 26 में आ जाओ। कौन-सा शौर्य के संबंध में सही नहीं है? शौर्य क्या है? आओ ज़रा देखते हैं। शौर्य को भी देख लो। ये मैंने लिखा शौर्य और आगे मैंने लिखा मिसाइल। तो शौर्य एक मिसाइल है, किसने बनाया था? अर्थात विकास किसने किया? डीआरडीओ। कब बना डीआरडीओ बताओ भाई? 1958 में, ठीक है? याद रखना। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि ये शौर्य मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसको अ, एक नाम दिया जाता है। इसे कहा जाता है कैनिस्टर कैनिस्टर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल।
इसे कैनिस्टर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कैनिस्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है, अर्थात इसको कनस्तर से भी दागा जा सकता है। ये कैसी है मिसाइल? ये है सतह से सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल, सरफेस टू सरफेस है। क्या बता सकते हो इसकी गति कैसी है? इसकी गति है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक इसकी गति है और इसकी जो क्षमता है, ये क्षमता लगभग-लगभग 700 से 800 किलोमीटर के आसपास इसकी क्षमता है। और इसकी खास बात ये है कि इसका जो परीक्षण किया गया था, ये परीक्षण 2011 में किया गया था। तो सौर मिसाइल के संबंध में इतनी बातें याद रखो। विकास डीआरडीओ ने डीआरडीओ का विकास 1958 में। कैनिस्टर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है क्योंकि इसको कैनिस्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है? तो गति हाइपरसोनिक है, क्षमता 700 से लगभग 800 किलोमीटर है। परीक्षण 2011 में किया गया। वैसे एक कहानी आप बना लो कि कोई भी योद्धा होता है, ये मान लो एक योद्धा है, इसके सामने बहुत बड़े-बड़े दुश्मन खड़े हैं। मान लो भारत का जांबाज सिपाही है ना? और इसके सामने ये पाकिस्तानी सेना है। अब ये इनसे लड़ेगा जाके और जब लड़ेगा और इन सबको पटक-पटक के मारेगा और इसके बाद फिर इसको राष्ट्रपति पदक देंगे। शौर्य पुरस्कार कोई दे दिया। तो शौर्य पुरस्कार क्यों दिया इसको? शौर्य पुरस्कार इसलिए दिया ताकि ये भी सतह पर था और ये सारे के सारे जो नालायक थे पाकिस्तानी, ये भी सतह पर थे और सतह से सतह में जाके इसने इन सबको फोड़ दिया। और इस प्रकार से शौर्य मिसाइल कैसी हो गई? सतह से सतह में मार करने वाली। ठीक है? कुछ ऐसी इमेजिनरी कहानियाँ क्रिएट कर लिया करो, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहें। और हमारा टारगेट यही रहता है कि चीज़ें याद रहें एग्ज़ाम हॉल तक। चलो ख़ैर 26 हो गया। 26 का उत्तर नहीं बताया मैंने अभी। देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या शौर्य? हाँ, बिल्कुल ठीक है। सतह से सतह में मार करने वाली है क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक है। 900 किलोमीटर तक मार कर सकती है। नहीं भाई, गलत है। 700 से 800 बताया है ना मैंने। 2011 में इसका परीक्षण किया गया था, ये भी सही है। सी गलत हो जाएगा। ठीक, 27 देखो, भारत द्वारा विकसित अ, आईसीबीएम, ये आईसीबीएम लिखा है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। इसे क्या नाम दिया गया है? पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि कहोगे आप इसको, अग्नि द्वितीय। आईसीबीएम क्या होता है? आईसीबीएम मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर आओ, ये लिखा है आईसीबीएम, इसकी रेंज क्या होती है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। एक होता है एसआरबीएम, क्या रेंज होती है इसकी? फुल फॉर्म क्या होता है? एक होता है एमआरबीएम, क्या रेंज होती है? फुल फॉर्म पूछा जाता है। आपने आईआरबीएम, ये क्या है? क्या फुल फॉर्म है? क्या रेंज है इसकी? सारे सवाल आते हैं। आईसीबीएम का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल इंटर कॉन्टिनेंटल, बी फॉर हो जाएगा बैलिस्टिक, बैलिस्टिक, एम फॉर हो जाएगा मिसाइल। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो गया। अब ये जो बीएम लिखा है ना, इसको सेम सेम उतार दो आप, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है? अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, एसआर का मतलब क्या हो जाएगा? एसआर का मतलब हो जाएगा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। एमआर का मतलब क्या हो जाएगा? मीडियम रेंज मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। आईआर का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट रेंज। बीएम का मतलब बैलिस्टिक मिसाइल। बस ऐसे याद करना है। रेंज क्या होती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो खैर 27 में आ जाओ, डी पार्ट इसका सही होगा। अब आ जाओ 28 में। 28 देखो, कह रहा है कि ये जो कौन सा है जो अस्त्र प्रक्षेपास्त्र से संबंधित नहीं है? अस्त्र, गौर करना, ये लिखा है अस्त्र। इस प्रक्षेपास्त्र से संबंधित नहीं है, यह एक आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। बिल्कुल ठीक है, अस्त्र। और स्वदेश में यह स्वदेश में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा निर्मित की गई है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। डीआरडीओ ने इसे बनाया है क्या? आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसका सफलतापूर्वक परीक्षण 2011 में किया गया था। ठीक है। आगे कह रहा है 90 किलोमीटर की दूरी तक ये मार कर सकती है, शत्रु के विमान को गिरा सकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तक नहीं भाई, और क्षमता बढ़ाओ। इसकी जो क्षमता है लगभग-लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो डी पार्ट गलत होगा। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? दरअसल एक सवाल यहाँ से और आता है अस्त्र के संबंध में, इस शब्द को याद रखो। ये लिखा है बीवीआर। बीवीआर का मतलब होता है बियॉन्ड
विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी ये जो अस्त्र है, ये है BVRAM। इसका मतलब क्या हुआ? बियॉन्ड विजुअल रेंज, AM मतलब एयर टू एयर मिसाइल। अब इसमें याद करने की ट्रिक क्या है? कैसे याद करोगे? ये लिखा मैंने अस्त्र, ठीक है? ये लिखा मैंने अस्त्र, ASTRA। अब अस्त्र कैसा है? अस्त्र का पहला शब्द उठा लो, ए, 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 ये तो है, यानी एयर टू एयर हो गया। अस्त्र में पहला शब्द अस्त्र यानी कि एयर टू एयर। ऐसे याद करना है आपको। कुल मिला के कोडिंग सीखनी है, जैसे आप रीजनिंग में लगाते हो ना, रीजनिंग में क्या जैसे लगाते हो जी, जी की कोड क्या है? तो जी में देखो यही 7 है, ये 7 लिखा है, आपने जी लिखा और यही 7 हो गया, है ना? के फॉर मतलब 11 होता है, तो के ऐसे लिखा, ये 11 हो गया। कुल मिला के यहाँ भी थोड़ा सा कोडिंग लगानी पड़ेगी आपको, तो चीजें याद हो जाएंगी। नहीं तो आमतौर पर याद तो आप कर ही लोगे, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जाम हॉल में पता चला पहुंचे और वहां अस्त्र रेखा है, सरफेस टू सरफेस है, कंफ्यूज हो गए, है ना? तो ये इन चीजों से बचना है आपको। और इसके बाद फिर नंबर आपके अच्छे आएंगे। खैर, आगे बढ़ो, 29 नंबर में आ जाओ। कूट 1 और सूची 1 और सूची 2 दिया है, यहाँ पर दिया है कूट। कह रहा है कि मैच करो भैया। अरिहंत, अवॉक्स, एटलस, सेंटोर और नाग, ये दिए हैं। अरिहंत आपका अमेरिकी निम्न तापकीय रॉकेट है क्या? अवॉक्स प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है क्या? एटलस, सेंटोर ये इजराइल विकसित फाल्कन वायुसेना के लिए इस्तेमाल किया जाता था क्या? या नाग परमाणु पनडुब्बी है? आओ जरा समझ लें। सबसे पहले नाग को उठाओ, वहां जाओगे प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र में, ठीक है? यानी कि नाग चला गया 2, डी का हो जाएगा 2। अब देखो डी में 2 कहाँ कहाँ है? ये या तो आपका आंसर ये होगा या तो ये होगा। अच्छा, सी भी यहाँ पर देखना है, सी भी एक एक दिया है, तो पहले आप ये पार्ट को चेक करो। अरिहंत क्या है? ये वास्तव में परमाणु पनडुब्बी है। ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4, ठीक है? तो सी भी गलत हो जाएगा, बी सही होगा। ए का 4, अब यहाँ बी का हो जाएगा तीसरा। अवॉक्स इजराइल विकसित फाल्कन वायुसेना के लिए इस्तेमाल होता था, और इसके बाद एटलस ये अमेरिकी निम्न ताप की रॉकेट है। फिर से एक बार रिपीट करो, आओ, चलते चलते मैं रिपीट करवा दूं आपको। ये लिखा है मैंने पृथ्वी, मुझे बताओ ये सरफेस टू से सरफेस है या फिर कैसी है? ये मैंने लिखा अग्नि, ये मैंने लिखा त्रिशूल, और ये मैंने लिखा आकाश, और ये मैंने लिखा नाग। चलो बताओ भाई, पृथ्वी लिखा, कैसे बताओगे आप? कहाँ से कहाँ है? पृथ्वी तो सरफेस पर ही है ना, तो ये सरफेस टू सरफेस हो गया। अग्नि, आग भी कैसी है? हम भी, आग हमारे लिए काम आती है, और आग भी कहाँ है? सरफेस पर। तो हम भी सरफेस पर, आग भी सरफेस पर, सरफेस टू सरफेस हो गया। त्रिशूल, मेरे हाथ में त्रिशूल है, ऊपर से कोई मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, मैं कहाँ मारूंगा? सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, यानी मैं स्थल से और हवा में मारूंगा, ठीक? अब ये लिखा है नाग, नाग मैं कहाँ हूँ? धरातल पे, और नाग भी रेंगते हुए कहाँ से आ रहा है? धरातल से, तो यानी सरफेस टू सरफेस। ये लिखा है आकाश, ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आकाश कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, या फिर सरफेस टू सरफेस है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो खैर, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, ठीक है? इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कहाँ जाना होगा? टेलीग्राम में चले जाओ, आप हमारे एप्लीकेशन में भी आ सकते हो। अच्छा, लेखपाल का बैच भी एप्लीकेशन में है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हो, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।